हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज तुम लोग को मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं आएगी क्योंकि मेरे को थोड़ा गले में प्रॉब्लम है अभी। फिर भी अपने को सिर्फ एक क्वेश्चन बचा, एक क्वेश्चन करना तो कर लेते फटाफट। तो हम लोग ने लास्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। हम लोग 4.4 कर रहे थे। 4.4 में भी हम लोगों का सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जिसको हम लोग को इस वीडियो में क्या करना है, कवर अप करना है। सो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, बच गया था। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। पर क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में ऑलरेडी पता होनी चाहिए, जिसके बिना हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले उस क्वेश्चन नंबर 13 को करने से पहले ऐसे 4 टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। कौन कौन से 4 टर्म्स? पहला APC, दूसरा APS, तीसरा MPC और चौथा MPS। ये 4 टर्म्स अगर हम लोगों को पता है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि चारों है क्या। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? APC। अब APC होता क्या है? APC का फुल फॉर्म क्या होता है? APC का फुल फॉर्म होता है एवरेज। देखो, A फॉर एवरेज, P से प्रोपेंसिटी, P फॉर प्रोपेंसिटी टू, C फॉर कंज्यूम। C फॉर क्या होता है? कंज्यूम। यानी कि APC का फुल फॉर्म होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज APC? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, उसके बाद एक बार पहले फुल फॉर्म देख ले तो उसके बाद पढ़ लेंगे क्या है। अच्छा, अगर APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है तो APS क्या होता है? सेम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू, S फॉर सेव। S से क्या आएगा? सेव। APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर मैं बात करूंगा MPC की, तो MPC क्या होता है? M फॉर मार्जिनल, P फॉर प्रोपेंसिटी, टू, C से क्या होगा? सीधी सी बात है, जो पहले था कंज्यूम, C फॉर कंज्यूम। तो MPC का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, तो MPS क्या होगा? सेम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, S फॉर सेव। तो अपने पास टोटल ऐसे 4 टर्म्स है APC, APS, MPC और MPS। APC क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। APS क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। MPC क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPS क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इन सारे टर्म्स का मतलब बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं। हम लोगों को बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा एक लाइन बोलूँगा तुम लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि देखो, जब मैं बात करूँगा APC की और मैं बात करूँगा MPC की, APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये दोनों ही जो क्वांटिटीज़ हैं वो हमें ये बताने की कोशिश करती हैं कि एक इंसान अपनी इनकम में से कितना पैसा कंज्यूम कर दे रहा है रैदर देन सेविंग। देखो, यहाँ पे भी C लगा, यहाँ पे भी C लगा है, कंज्यूम। तो कंज्यूम का मतलब क्या होता है? पैसा खर्च करना। कंज्यूम इन सेंस व्हाट? एक्सपेंस करना। अपने पैसे को, अपने कमाए गए पैसे को खा पी के कोई सामान खरीद के क्या कर देना? ख़त्म कर देना। तो APC और MPC दोनों ही टर्म्स, दोनों ही क्वांटिटीज़ हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि एक इंसान अपने सेविंग के ऊपर कितनी कंजम्पशन कर रहा है, मतलब उसकी जितनी इनकम हो रही है उसमें से कितना ज़्यादा कंज्यूम कर ले रहा है रैदर देन सेव करने की जगह कितना ज़्यादा वो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। जिसके लिए APC और MPC की वैल्यू ज़्यादा होती है वो इंसान कंज्यूम ज़्यादा कर रहा होता है, सेव कम कर रहा होता है। जिसके लिए APC और MPC की वैल्यू कम होती है वो कंज्यूम कर रहा होता है, कंज्यूम कम कर रहा होता है और सेव ज़्यादा कर रहा होता है। APC MPC बड़ा है मतलब ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, कम सेव हो रहा है। APC MPC अगर कम है तो इनकम में से ज़्यादा सेव हो रहा है और कम कंज्यूम हो रहा है। समझ में आया? और अगर ठीक इसका अपोजिट APS और MPS है, APS और MPS सेविंग की बात करते हैं। इसका मतलब जिसके लिए APS और MPS ज़्यादा है वो इंसान अपने इनकम का ज़्यादातर हिस्सा क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। जिसके लिए APS और MPS कम है वो इंसान अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा क्या कर रहा है? सेव नहीं कर रहा, कंज्यूम कर रहा है, कम ही हिस्सा क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। समझ में आया? बस इससे ज़्यादा अपने को समझने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को इन चारों टर्म्स को लेके कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, वो फॉर्मूले मैं तुम लोगों को बताऊंगा एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन। फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बस अपना आंसर आ जाएगा, एकदम दिक्कत नहीं कोई भी। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों को पढ़ना है,
सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों को पढ़ना है वो होगा एपीसी का। वो फॉर्मूला किसका होगा? एपीसी का। नाउ एपीसी, एपीसी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? एपीसी का फॉर्मूला है ईसी अपॉन में आई। अब यहाँ पे ईसी अपॉन में आई लिखा मैंने, तो एपीसी तो समझ में आ गया। ईसी क्या है? ईसी यानी एक्सपेंडिचर, ई फॉर एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर का फंक्शन हमें क्वेश्चन में लिख के दिया होता है, तो ई अपने को क्वेश्चन में दिया होगा। आई मतलब क्या होता है? इनकम, ये भी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया होता है। तो ईसी यानी एक्सपेंडिचर, आई यानी इनकम, ये दोनों ही टर्म्स हम लोगों को क्वेश्चन में लिख के दिए रहते हैं। तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना याद रखना कि एपीसी का फॉर्मूला इज ईसी अपॉन आई। सेकंड जो हम लोगों को पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है। ध्यान से सुनना, एपीसी प्लस एपीएस, अगर मैं एपीसी को एपीएस के साथ ऐड कर दूं तो आंसर कितना आएगा? 1। सीधी सी बात है। एपीसी यानी कितना कंज्यूम कर रहा है इंसान, एपीएस यानी कितना सेव कर रहा है इंसान, कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना सेव कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर एक इंसान अपनी इनकम का 60% हिस्सा कंज्यूम कर ले रहा है तो सेव कितना कर रहा होगा? 40%। कन्फर्म सी बात है, 40% सेव करेगा। अच्छा, दोनों को ऐड करूँगा कितना आएगा? 100%। 100% मतलब क्या होता है? परसेंटेज यानी अपॉन में 100। 100 अपॉन 100 कितना होता है? 1 होता है। मुझे पता है 100% का मतलब 1 होता है। अगर तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा 100% कुछ और नहीं होता, 100% का मतलब क्या होता है? 1। तो इसका मतलब हुआ क्या सीधे सीधे कि अगर मैं एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ऐड करूंगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 100% यानी कि 1। ये दूसरा फॉर्मूला जो हम लोगों को आना चाहिए। थर्ड फॉर्मूला जो हम लोगों को आना चाहिए वो है एपीएस का, सॉरी वो होगा एमपीसी का। वो फॉर्मूला किसका होगा? एमपीसी का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब उसका फॉर्मूला क्या आएगा? वेरी सिंपल। देखो, मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बोली थी कि कहीं पर भी अगर तुम्हें ये मार्जिनल वर्ड लिखा हुआ मिले तो वहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। बताया था मैंने, कहीं पर भी। मार्जिनल डिमांड कैसे निकालते थे? डिमांड का डेरिवेटिव लेके। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है? कॉस्ट का डेरिवेटिव लेके। जिसका किसी भी वर्ड के आगे मार्जिनल लग गया ना तो उस चीज़ का क्या ले लो? डेरिवेटिव ले लो। यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है तो मैं क्या करूँगा? ये जो ईसी था ना, ईसी एक्सपेंडिचर, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ईसी का क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? इनकम के रिस्पेक्ट में। तो अपने को यहाँ पे लग जाएगा डी अपॉन में डी आई। तो सीधे सीधे बोलूँ तो एमपीसी इज नथिंग बट ईसी का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आई, आई यानी इनकम। समझ में आया? ये अपना एमपीसी होता है। ये क्या होता है? एमपीसी। एक लास्ट फॉर्मूला, अगर एपीसी और एपीएस को मिला करवाना आता है तो सीधी सी बात है एमपीसी और एमपीएस को मिलाकर भी कितना आएगा? 1 ही आंसर आएगा। सीधी सी बात है, बहुत इजी सी चीज़ है। तो अगर ये 4 फॉर्मूले अपने को आते हैं तो अगला वाला क्वेश्चन इन्हीं 4 फॉर्मूले के बेसिस पे क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट। डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन में देखो दिया क्या? दिया फाइंड एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस। अपने को चारों फाइंड आउट करने हैं। वहाँ पर 4 टर्म्स दिए थे ना, वहाँ पर कितने टर्म्स दे रखे थे? 4। तो अपने को चारों निकालना है। एमपीसी निकालना है, एमपीएस निकालना है, एपीसी निकालना है, एपीएस, यानी 4 के 4 फॉर्मूले सब यूज़ करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, कोई सीक्वेंस नहीं है कि किसको पहले यूज़ करना है किसको बाद में, कोई भी निकाल लो पहले, लेकिन चारों निकालना, चारों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। आगे बोला क्या हम लोगों को? देखो ईसी यानी अपना एक्सपेंडिचर का जो फंक्शन होता है वो अपने को दे दिया। देखो लिखा एक्सपेंडिचर, ईसी का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और आई की वैल्यू भी मैंने बोला था क्वेश्चन में दिया होगा, तो आई की वैल्यू भी अपने को क्वेश्चन में दी गई है, डेट इज 1000। समझ में आया? क्या करना है बस देखते जाओ क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखने का गिवन। सबसे पहले क्या लिखने का? अच्छा, गिवन में लिखना क्या होता है मालूम है? जो अपना एक्सपेंडिचर फंक्शन देना उसको लिख के रख लो। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या है? एक्सपेंडिचर फंक्शन है ईसी इज इक्वल्स टू 0.003 बाहर क्या है? आई स्क्वायर। ओके, 0003, 3 0 थे अपने पास, तो 0003 अब बाहर क्या है? आई का स्क्वायर। खत्म। इसी इज इक्वल टू 0.0003 बाहर आई का स्क्वायर प्लस उसके आगे अगर मैं देखूँ तो क्या लिखा हुआ है? 0.075 और बाहर आई लिखा हुआ है। 0.075 और बाहर क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। इतना समझ में आया? अच्छा, इसका आगे करेंगे क्या हम लोग कि इतना अपने को क्वेश्चन दे दिया है, अब मुझे चारों टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं एक एक करके एक एक फॉर्मूला लगाना चालू करूँगा। देखो सबसे पहले एपीसी का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है? ईसी अपॉन आई। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? ईसी अपॉन आई। तो पहले मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हियर, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि हियर
ए पी सी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन आई। ए पी सी का फॉर्मूला क्या है, ई सी अपॉन आई, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए पी सी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन आई। तो देयर फॉर ए पी सी को तो ए पी सी रहने देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो निकालनी है। ये जो ई सी दिख रहा है, ई सी वाला फंक्शन तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, क्या दिया था क्वेश्चन में हम लोगों को, 0.0003, तो मैं पे लिख देता हूँ 0.0003 बाहर आई का स्क्वायर प्लस वहाँ पर क्या लिखा है 0.075 बाहर आई पूरे के अपॉन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर आई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई। समझ में आया इतना? मैंने एपीसी का फॉर्मूला लगाया, इसी अपॉन आई लिखा, इसी की वैल्यू पुटअप कर दी। अच्छा, अब इसी की वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नीचे आई लिखा हुआ है क्या मैं उस आई को सेपरेट कर सकता हूँ, मतलब इसी आई को एक बार इसके साथ और एक बार उसके साथ कर सकता हूँ क्या? ऑफकोर्स ये बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0003 आई स्क्वायर अपॉन में आई, इस आई को एक बार इसके साथ लेके गया, देखो जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म होता है ना उसको सेपरेट किया जा सकता है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो सेपरेट कर दिया, एक बार इसके साथ लेके गए और एक बार इसके साथ लेके जाता हूँ 0.075 आई अपॉन में आई। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आई और आई स्क्वायर कट जाएगा, इधर आई और आई कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा ए पी सी इज इक्वल्स टू 0.0003 देखो आई स्क्वायर था, आई नहीं था, आई का स्क्वायर था, तो आई स्क्वायर एक आई तो कट गया तो एक आई तो बचा हुआ है ना, तो एक आई मैं लिख देता हूँ प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.075 और यहाँ पर कोई आई वाई बचा ही नहीं क्योंकि एक ही आई था वो तो कट गया। अब क्या करें, देखो एपीसी की वैल्यू नहीं मिली अभी तक, अभी एपीसी के लिए बस ये एक्सप्रेशन एक मिला हुआ है। वैल्यू निकालने के लिए अपने को यहाँ पर आई दिख रहा है, आई की जगह पर आई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि कितनी दी गई थी, क्वेश्चन में चेक कर लें, 1000 दी गई थी। कितनी दी गई थी, 1000। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट, आई विल राइट हियर पुट आई इज इक्वल्स टू 1000। तो जैसे मैं आई इज इक्वल टू 1000 लिखूँगा ये हो जाएगा ए पी सी इज इक्वल्स टू 0.0003 तो ऐसे ही रहेगा, और इस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी इंटू 1000 प्लस ये हो गया 0.075। तो अब इसके आगे होगा क्या, ए पी सी तो ए पी सी ही रहेगा। 1000 से जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तुम लोग को एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब हम लोग किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट उसका क्या हो जाता है, आगे शिफ्ट हो जाता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट होता है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 में तो 3 जीरो आते हैं तो 3 पॉइंट आगे शिफ्ट होता है। तो जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो पॉइंट है ये आगे 3 कदम आगे जाएगा, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, इसका मतलब 0.3। समझ में आया? ये पहले की जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 0.3 ये हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है 0.075, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 0.375। ऐड करके देख लेना, इतना ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.375। ये हमारे लिए क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें हमारा APC। ये क्या मिल गया अपने को, APC। इसको अच्छे से हाईलाइट कर लें, आ गया APC। अच्छा, अब एक बार APC मिल गया तो उसके बाद हम लोग ने देखे थे कि यार APC का यूज़ करके हम लोग APS भी निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो ये फॉर्मूला लगा देता हूँ वहाँ पे। चलो, एक फॉर्मूला हम लोगों को और पता है तो वो भी वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग चलेंगे आगे। आगे कहाँ चलते, बाजू में चलते हैं ना, कहाँ है इतना दिमाग लगाने का अपने को। यहाँ पर एक लाइन बनाते इधर ही लिखते हैं ना हो। हम लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है, क्या पता है, APC प्लस APS इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब APC की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, कितनी, 0.375 मुझे याद है, तो मैं लिखूंगा 0.375। APC की जगह क्या लिख दूंगा 0.375 क्योंकि उसकी वैल्यू तो मिल गई थी। फिर प्लस है तो मैं लिखूंगा प्लस, फिर क्या लिखा APS, तो APS को तो APS ही रहने दूंगा क्योंकि वैल्यू नहीं पता, इज इक्वल्स टू 1। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, APS की चाहिए ना, तो जो 0.375 है इसको इधर से उधर भेज देता हूँ, तो इधर पे सिर्फ APS बचेगा, वहाँ पे 1 पहले से था, ये वहाँ पे जाएगा तो जाएगा -0.375। तो अब APS इज इक्वल्स टू, तुम लोग देखो ये 1 है, 1 का मतलब होता है 1.0000, 3 जीरो लेते बस, और वो कितना दिया 0.375। तो अब देखो 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0। 10 में से 5 का कितना बचा 5, 9 में से 7 का कितना बचा 2, 9 में से 3 का कितना बचेगा 6,
यहाँ पे 0.00 तो 0 ही होता है, तो आंसर वुड बी 0.625। ये बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है जो मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया अपना APS कितना 0.625, समझ में आया। अपने को APS मिल गया, APC मिल गया था, APS भी मिल गया। अब MPC और MPS की बारी। पहले MPC निकालते हैं। देखो MPC का फॉर्मूला याद करो क्या था, याद करो MPC का फॉर्मूला क्या हुआ करता था। यहाँ पे देखो MPC का फॉर्मूला होता था EC का डेरिवेटिव लेना पड़ता था D/DI यानी I के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पर चलूँगा, मैं यहाँ पर पहले लिखूँगा EC, मैं लिखूँगा हीयर, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा हीयर। हम लोगों को पता है, क्या पता है कि EC इज इक्वल्स टू 0.0003 बाहर I का स्क्वायर प्लस उसके आगे क्या था, देखो नहीं इधर है ना 0.075 I, 0.075 I। अब अपने को क्या निकालना है MPC। MPC कैसे निकलता है, इसका डेरिवेटिव लेकर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है याद है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू I, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू I। तुम लोग लगे I से क्यों, X से क्यों नहीं, अरे मैंने बताया था ना राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है उसी से डिफरेंशिएट करते हैं। तो राइट हैंड साइड में तो I है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू I से डिफरेंशिएट किया। तो अब देखो यहाँ पर भी आ जाएगा D/DI, किसके साथ आ जाएगा EC के साथ, वहाँ पर भी आ जाएगा D/DI, किसके साथ आ जाएगा, जो पूरा क्वेश्चन दिया था अपना पूरे क्वेश्चन के साथ आ जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन में एक बार लिख लेता हूँ, क्या दिया है 0.0003 I स्क्वायर प्लस 0.075 I, ख़त्म। ये हो गया अपना क्वेश्चन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब डेरिवेटिव निकालने तो हम लोगों को आता ही है, पूरा चैप्टर तो हम लोगों ने वही किया है ना कि डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर ये तो डायरेक्टली एज इट इज़ DEC अपॉन में DI, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 0.003 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट I स्क्वायर के साथ है। मैंने तुम लोग को बोला था कांस्टेंट जब किसी के साथ होता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाता है। तो इसका डेरिवेटिव तो मैं लूँगा नहीं, उसको तो एज इट इज़ लिख दूंगा 0.0003। I स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2I, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है वैसे I स्क्वायर का 2I प्लस यहाँ पर देखो 0.075 अगेन कांस्टेंट है पर I के साथ है, और जब कोई कांस्टेंट किसी के साथ होता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, तो इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा 0.075 और I का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। I का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। ये देख रहे हो ये DEC अपॉन में DI, ये किसका फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है MPC का ना। इसका मतलब ये DEC अपॉन DI की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर MPC। क्यों MPC, क्योंकि MPC का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह पे MPC आ जाएगा। और इधर क्या होगा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 क्या बन जाएगा 3 2 6 और I तो एज इट इज़ रहेगा प्लस 1 इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम आ जाएगा 0.075, ख़त्म। ये मुझे मिल गया MPC, पर MPC की वैल्यू नहीं मिली, अभी सिर्फ एक्सप्रेशन मिला है। वैल्यू निकालने के लिए I की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो मैं लिखूँगा पुट I इज इक्वल्स टू 1000। I की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1000, तो ये हो जाएगा MPC इज इक्वल्स टू 0.0006 इंटू I की वैल्यू कितनी है 1000 प्लस 0.075, ख़त्म। अब इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद ऐसे हो जाएगा कि देयरफॉर MPC इज इक्वल्स टू, जब हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया 1000 क्या करता है पॉइंट को शिफ्ट कराता है, 3 0 तो 3 पॉइंट शिफ्ट होंगे, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम आ जाएगा 0.6 प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0.075, तो मिला जुला कर MPC अपना कितना आ जाएगा, MPC आ जाएगा 0.675। ये MPC मिल गया, ये अपने को मिल गया MPC। और एक लास्ट बचा MPS, एक लास्ट क्या बचा हुआ है अपने पास MPS, एक लास्ट बच रहा है। तो MPS कैसे निकालेंगे, MPC के जस्ट बाद फॉर्मूला लिखा है था MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। चलो क्या करेंगे, नाव कौन सा नाव, NOW वाला नाव, पानी वाला नाव नहीं, तो क्या फॉर्मूला है MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है सेविंग और कंजम्पशन को मिला दो तो 1 आते हैं, मुझे भी पता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी MPC की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर MPC की वैल्यू मैं लिख दूंगा डायरेक्टली 0.675 प्लस MPS तो मुझे नहीं पता है तो मैं उसको एज इट इज़ रहने दूंगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1।
अब इतना करने के बाद मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, एम पी एस की ना, तो जो 0.675 है इसको किधर भेज देंगे, उधर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एम पी एस इज इक्वल्स टू 1, ये 0.675 वहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा -0.675, तो एम पी एस क्या हो जाएगा अभी 1। अरे देखो इस बार तुम लोग खुद माइनस कर लेना, तुम्हारा आंसर मिलेगा 0.325। अब बोलोगे कैसे पता, बहुत आसान है यार, ये 1.000 यानी 1000 में से 675 निकालेंगे कितना बचेगा, 325 बचेगा। तुम लोग खुद भी माइनस करके देख लो, वही आएगा। तो ये अपना हो गया एमपीएस, ये क्या हो गया अपना एमपीएस हो गया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ध्यान से अगर तुम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। क्या किया हम लोगों ने, अपने को क्वेश्चन में बोला था चारों टर्म निकालो, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस। तो मैंने तुम लोगों को सबसे पहले बोला भाई एपीसी का फॉर्मूला तो पता ही, इसी अपॉन आई, इसी की वैल्यू डाला, आई से डिवाइड किया, कुछ आया, आई की वैल्यू डाल के आ गया आंसर। उसके बाद एपीसी मिलने के बाद एक और फॉर्मूला था, एपीसी मिल गया तो ये फॉर्मूला लगा के एपीएस मिल गया। फिर एमपीसी कैसे निकालते थे, इसी का डेरिवेटिव लेके इसी का डेरिवेटिव ले लिया, वो एमपीसी बन गया, एमपीसी की वैल्यू आई, एमपीसी की वैल्यू से एमपीएस भी निकाल लिया हम लोगों ने, और इसी के साथ अपना क्वेश्चन पूरा क्या हो गया, ख़त्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से बहुत ही अलग था। एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और इसी के साथ अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर यहीं पे क्या होता है, ख़त्म होता है। अगले वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।